Hello everyone. As we people often share few questions in our Telegram group or in our Telegram channel, so today we thought we should analyze these questions. एक नया इनिशिएटिव की सोची और उसका पर्पस ये था कि जो भी क्वेश्चंस अपन टेलीग्राम पे शेयर करते हैं उनको ढूंढने में कुछ एक वक्त भी लगता है और फिर भेजे जाते हैं आपको। तो वो ये नहीं कि रैंडम तरीके से यूं ही उठा के डाले जाते हैं, उनके पीछे कुछ एक कंसेप्ट हुआ करते हैं और फिर किसी दूसरे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और वो आपका ग्रेड 1 ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी एग्जाम है उससे कहीं ना कहीं रेलेवेंट होते हैं। ये साथ साथ किताब के बारे में भी बता के जाते हैं कि कौन सी बुक से इन्हें डील किया गया है। ये आ रहे हैं क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन से एक हिंट ये मिल जाता है स्टूडेंट को। दूसरा ये मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे अपन मानते हैं किसी आने वाले एग्जाम की हुआ करते हैं, तो उसके आसपास का क्या बबल है, उसके आसपास का क्या माहौल है, कैसी चीजें और पूछी जा सकती हैं, वो भी ये क्वेश्चन हिंट करके जाते हैं। तो क्यों ना जो 2-4 क्वेश्चन अपन डेली बेसिस पे भेजते हैं उन पे कुछ उनको अपन कहीं ना कहीं एनालाइज करके समझें। सुबह जब मॉर्निंग में आपको भेजे जाएं वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें और उसके बाद एक छोटे शॉर्ट वीडियो लेक्चर में आप उन्हें समझें कि क्या बात उन क्वेश्चन से थी और वो क्या हिंट करके गए थे। अब ये सवाल है अपने सामने, एक शुरू में जो अपन ने कल और आज में कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे थे उन पे एक एक करके आज बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थे और क्या क्या खास बातें इनमें हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो अपन ने टेलीग्राम पे शेयर किया था। अब करेक्ट ऑप्शन में बहुत सारे, यहां सबसे पहले फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट के बारे में भी एक चीज पूछी गई है, जो पुराने वक्त में कैसी भाषा थी अब कैसी है। और बाकी जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो रिदम है, प्रोसेडी का जो एरिया है उसे क्या बोला जा रहा है, उससे इन्हीं स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट है उनसे एक क्वेश्चन बना है। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला इसमें 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक एक करके चूज करना कि कौन से तीनों के साथ तालमेल बैठ रहा है। पहला ऑप्शन था ए मिक्स्ड मेटाफर यूजेस डिफरेंट इमेजेस। अब ये वाला सवाल है आपका, एक ही पेज से लिया गया है, यहां 3 स्टेटमेंट है लगभग, वो आपको एक ही पेज के आसपास दिख जाएंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट है वो एमएच अब्राहम से का जो ग्लोसरी है उसमें साफ दिया है। तो इस एक पेज से 3 स्टेटमेंट मिल रहे हैं। अगले ने जिसने पेपर बनाया था वहां से ही तीनों स्टेटमेंट उठा लिए। तो पहला है मिक्स्ड मेटाफर यूजेस डिफरेंट इमेजेस। तो थोड़ा सा मेटाफर के बारे में जानकारी करते हैं, उसके बाद मिक्स्ड मेटाफर के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या बात करी गई है। मेटाफर है या मिक्स्ड मेटाफर जिसे कहें, वो जो ब्रॉड टर्म है जिसे फिगरेटिव लैंग्वेज कहा गया है, उससे उसके अंदर ही एक शामिल चीज है। सो हियर फिगरेटिव लैंग्वेज इज ए ब्रॉड टर्म और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं मेटाफर इज पार्ट ऑफ दैट। उसी एक पेज से 3 स्टेटमेंट उठा लिए गए, उनको एक एक करके देखते हैं। जैसा हमने यहां कहा, पहली चीज है फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। इसे हम एक हिंदी के हिसाब से समझें तो कह सकते हैं कि आपकी अलंकारिक भाषा क्या है। अलंकारिक भाषा, जब हम डेलिबरेटली लैंग्वेज के सिंटेक्स और वोकैब के साथ खेलने की कोशिश करता है कोई पोएट, व्हेन ही और शी डेलिबरेटली ट्राइज टू चेंज द लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं कोई एक इफेक्ट को तक पहुंचने के लिए, ऑडियंस को भी उस इफेक्ट तक पहुंचाने के लिए डेलिबरेटली कुछ चीजों का, कॉन्स्पिशियसली कोई चीजों का यूज किया जाता है। वो 2 तरीके से हुआ करता है लैंग्वेज में। एक तो उसे कहा जाता है फिगर्स ऑफ थॉट और ट्रॉप्स। ये स्टेटमेंट भी अपने क्वेश्चन में है, तो इसको जब समझते चलेंगे तभी वहां मेटाफर भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा फिगरेटिव लैंग्वेज है, ये ब्रॉड टर्म है। अब इस फिगरेटिव लैंग्वेज पे सबसे पहले जो बातचीत करना कहीं पे दिखता है वो अपन को जो
रोमन ग्रेको रोमन पीरियड, ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन था, वहां कुछ स्कॉलर्स हुए, उन्होंने इस पे बात करी। जैसे पहला ही नाम अपने पास एरिस्टोटल का आता है, एरिस्टोटल भी इसके ऊपर बात करके गए। बाद में अपने पास क्विंटिलियन नाम से एक रोमन स्कॉलर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, इंस्टीट्यूट्स ऑरेटरी। अब इंस्टीट्यूट्स ऑरेटरी क्या है? ऑरेटरी है आपके कहन में कितनी ताकत है, आपके कहने की क्या, आप कहना या भाषण देना या बोलना कैसे सीखते हैं, किस हिसाब की। जैसे कोई अच्छे ऑरेटर्स होते हैं जो बोलने में बढ़िया होते हैं, तो ग्रेको रोमन टाइम में होता क्या था, किसी पब्लिक को एड्रेस करने के लिए आर्ट ऑफ ऑरेटरी बहुत जरूरी थी। लिखने की चीजें बाद में थी, पहले बोलने की बात थी। अब उस बोलने को आप कितना बेहतर बनाते हैं वो जरूरी चीज थी, तो उसके लिए अलंकारिक भाषा या फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता था। इसी फिगरेटिव लैंग्वेज को आजकल अपन सरल बनाने की कोशिश के चक्कर में फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं, जो इसकी एक कैटेगरी है, उसको अपन देख रहे हैं। तो क्विंटिलियन की इंस्टीट्यूट्स ऑरेटरी नाम से बुक, इस पूरी ट्रिटाइज के अंदर बुक 8 और बुक 9 के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र मिलता है कि ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है। इसको क्विंटिलियन ने खास तौर पे 2 हिस्सों में बांटा था। पहला हिस्सा इसे कहा गया फिगर्स और थॉट और ट्रॉप्स या फिर कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन किसका? कन्वर्जन भाषा में 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो सिमेंटिक है, एक सिंटैक्टिक है। सिंटेक्स में बदलाव, वर्ड ऑर्डर में बदलाव, या फिर दूसरा बदलाव उसके लिटरल मीनिंग में, उसकी वोकैब में, उसको चमत्कार पैदा करने के लिए। तो यहां पहली कैटेगरी में क्या बदलाव देखा जाता है, उसके लिटरल मीनिंग में क्या कैसे परिवर्तन हुआ है। एक तो कोई चीज है कही जाती है, वो सीधे सीधे शब्दों में कही जाए, इससे आपका कहन या आपकी ऑरेटरी है, आपका भाषण है, वो कमजोर मालूम पड़ता है। क्विंटिलियन के अकॉर्डिंग आजकल ये लिखाई की बात भी है, लिखने में भी ऐसी ही चीज है। उसको बदलाव कैसे है, उसके लिटरल मीनिंग से अपन हट के कुछ चीज करते हैं। कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर ये कहा जाए कि ही इज ए लायन, कि वो एक शेर है। अब ये ही है, ये अपना सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही रिप्रेजेंट कर रहा है इंसान को, तो इंसान है वो शेर हो नहीं सकता है। यानी कि भाषा में चमत्कार पैदा करने के लिए ही को लायन कहा गया है, और जिसका जो लिटरल मीनिंग से हट के देखें तो वो ब्रेव है, वो बहादुर है, उसे कुछ भी समझ सकते हैं आप। ब्रेव, ये ब्रेवरी से उसके ताल्लुक है, उसके वेलर से ताल्लुक है, उसके हिम्मत, उसके साहस से ताल्लुक है। तो यहां लायन को किस तरह से हमने कहा ना, इसे क्या कहा गया, इसे फिगर्स ऑफ थॉट, या इसे फिगर्स थॉट या ट्रॉप्स या कन्वर्जन, इतने नामों के हिसाब से जाना जाता है। कन्वर्जन बदलाव किसका, एक तरीके से जो कहा गया है उस चीज को लिटरल मीनिंग से बदल के कहना। दूसरा हिस्सा क्विंटिलियन बात करते हैं, उसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच या स्कीम्स या फॉर्म, कि भाषा के फॉर्म में सिंटेक्स में बदलाव कैसे होता है। सिंटेक्स में बदलाव, जैसे एलिटरेशन अपन देखते हैं, जैसे अपन देखते हैं शी सेल्स। अब एलिटरेशन क्या है, यहां लिटरल मीनिंग में बदलाव नहीं है, भाषा में क्या करे, खनक पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं लैंग्वेज को अलग सा साउंड करवाने के लिए कुछ एक डिवाइसेस और डाली जा रही हैं। एलिटरेशन क्या है, जो अपन कॉन्सोनेंट को देख रहे हैं, हमारे जो व्यंजन हैं कै से लेके है तक, उनके इनिशियल साउंड के अंदर 2 साथ साथ के शब्दों में वो रिपीट कैसे हो रहे हैं, वो एलिटरेशन पढ़ते हैं अपन। जैसे से की ध्वनि यहां दिख रही है अपन को, तो इस तरह से साथ ये ध्वनियों का एक तरह से तालमेल दिख रहा है, ध्वनियों के साथ यहां दूसरा तालमेल भी दिख सकता है इस स्कीम और फॉर्म में। जैसे पैरेललिज्म पढ़ते हैं अपन अंग्रेजी में, पैरेललिज्म,
पैरेलल कोई दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस है वो पैरेलल कैसे चल रहा है, दो वाक्य हैं उसमें पैरेलल चीजें कैसे दिख रही हैं। जैसे एक सेंटेंस अपन ये लिखें, टू err is human to forgive is divine। गलती करना इंसान की फितरत है और उसे माफ करना कोई दिव्य आत्मा या भगवान का काम है, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पैरेललिज्म कैसे दिख रहा है, टू से कोई चीज शुरू हुई है, टू लगाने के बाद अपने पास वर्ब आ रही है, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। मतलब टू के बाद जो बेस फॉर्म का अपन काम में ले रहे हैं उसे इन्फिनिटिव अपन बोलते हैं। इसी तरह टू के बाद फॉरगिव आ रहा है, ये भी बेस फॉर्म टू के बाद, ये भी इन्फिनिटिव दिख रहा है। तो यहां क्या चीज नजर आई अपन को, पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाया गया, इसे पैरेललिज्म कहा गया है। इसी तरीके से अपन एंटीथीसिस पढ़ते हैं, तो दो तरीके समझने की क्या हुई, एक में तो लिटरल मीनिंग चेंज हो रहा है, उसे क्या कहा गया, ट्रॉप्स कहा गया, थॉट्स कहा गया या फिगर्स कहा गया। दूसरे के अंदर क्या हो रही है, स्कीम या फॉर्म के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। ये एक स्टेटमेंट था उस क्वेश्चन के अंदर। यहां पूरा अपन फिगरेटिव लैंग्वेज को समझ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट निकल के आ गया है। वो स्टेटमेंट ये था अपना, वो स्टेटमेंट था फिगरेटिव लैंग्वेज इज इक्वल टू ट्रॉप्स और स्कीम। फिगरेटिव लैंग्वेज में ट्रॉप भी होते हैं और स्कीम भी होते हैं, यानी ये जहां भी ऑप्शन में दिखेगा ये सही बात है, इसे अपन समझ के आए हैं, पीछे बात करके आए। क्विंटिलियन की बुक से, बुक 8 और 9 में इस चीज का जिक्र है। अब जो अगला स्टेटमेंट था हमारे पास वो क्या था, मिक्स्ड मेटाफर यूजेस डिफरेंट इमेजेस। अब क्या ये बात सही है, क्या मिक्स्ड मेटाफर है वह डिफरेंट इमेजेस यूज करता है, इसको भी देख लेते हैं। पहली चीज तो है मेटाफर है क्या, जिसे हिंदी में अपन रूपक कहते हैं। रूपक का मतलब किसी चीज का एक रूप है, उसी दूसरी चीज की अगर उपमा दें अपन दूसरी किसी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का के साथ तुलना करें, बिल्कुल एक सब एज और लाइक से हटा के एक इंप्लिसिट तुलना, जो छुपी हुई तुलना अपन को दिखे। मेटा लिखा है यहां, मेटा यानी बियॉन्ड, परे। फॉर का मतलब है फॉर्म से। तो एक चीज की कोई फॉर्म है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो जैसा दिख रहा है, किसी दूसरे में भी उसके साथ कोई ऐसा ही चीजें, लक्षण दिख रहे हैं, उनको आपस में कंपेयर कर दिया। वो कंपेयर डायरेक्टली नहीं दिखेगा, वो कंपैरिजन अपन को कैसे दिखेगा, वो अपन को ढूंढने पे नजर आएगा। जैसे अपन ने पीछे वो एग्जाम्पल पढ़ा था, ही इज ए लायन। यहां ही को कंपेयर किया गया है लायन के साथ। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और लायन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ही है वही लायन है, यानी कि एसवीसी पैटर्न में देखें तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। ही है वही लायन है, और इसका छुपा हुआ मतलब क्या है, ही लायन है यानी वो बहादुर है, बहादुर है। अब इस चीज को समझने के लिए जब आई रिचर्ड्स आए, जब वो कैम्ब्रिज में 1911 के अंदर लिटरेचर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, तो उस वक्त लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए इस पे बात कर रहे थे। तो आई रिचर्ड्स ने एक कंसेप्ट दिया था टेनर और व्हीकल का। टेनर क्या है, सब्जेक्ट है, यानी जिसकी तुलना करी जा रही है, या हिंदी में इसे उपमेय और उपमान जो अपन पढ़ते हैं उसके संबंध में समझा जाता है। व्हीकल क्या है, उपमान है, जिसके थ्रू कंपेयर किया जा रहा है, जिस चीज के थ्रू। अब यहां टेनर क्या है, ही इस सेंटेंस में, यानी ये सब्जेक्ट है, इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, लायन से। तो ये लायन क्या है, ये व्हीकल है, लायन है, व्हीकल है। अब रिचर्ड्स एक चीज की बात करते हैं, ग्राउंड, कि जिस बेस पे कंपेयर किया गया, जिस चीज के ऊपर, यहां ग्राउंड क्या दिख रहा है, बहादुरी का। बहादुरी, साहस, वेलर, करिश्मा, उसका मैचिज्मो, जो भी चीज है वो सब चीज इस लाइन के अंदर अंतर्निहित है।
तो यहां देखिए सिमिली में कंपैरिजन क्या है, एज और लाइक के साथ सीधा सीधा दिखता है। यहां कंपैरिजन कैसे दिख रहा है, हमने सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला चीज से देखा, लायन है लिटरल मीनिंग से अलग जाके चेक किया, और यहां टेनर और व्हीकल से कंपेयर करके चीज को समझा है कि एक उपमेय है एक उपमान है जो एक ग्राउंड पे मिल रहे हैं जिसे बहादुरी कहा गया है, और यहां उसको समझा, व्हीकल में उस चीज को लायन दिखाया गया था और सब्जेक्ट ही जिसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, लायन से। तो ये क्या हुआ यहां मेटाफर, ये सिंपल सा जो बेसिक मेटाफर के बारे में जानकारी रखते हैं तब ये बात पढ़ते हैं। अब यहां दिक्कत ये आती है, सीधा सीधा मेटाफर दिखता है वो तो हमें सब्जेक्ट से वर्ब से कॉम्प्लीमेंट, कोई सब्जेक्ट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है उससे दिख जाता है। जैसे एक सेंटेंस इसमें और देख लेते हैं कैसा ही, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। अब कैमल है ये सब्जेक्ट है, या इसे कह दें टेनर है, या कह दें उपमेय है, या कह दें जिसकी अभी तुलना करी जाएगी किसी चीज से। शिप है, जहाज है, इससे इसकी तुलना करी जा रही है। तो जहाज यहां क्या है, उपमेय है या व्हीकल है। अब समझने वाली बात यहां क्या है, कैमल को शिप इसलिए कहा गया जो इसे लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड देखें, ऊंट है वो रेगिस्तान में मालवाहक भी है, सवारी इधर से उधर ले जाने का काम भी करता था। आज के पक्ष में नहीं, पुराने वक्त में देख लो जहां एक तरह से इतने सारे कन्वीनियंस अपने पास नहीं थे, उस वक्त की बात है। तो वो एक छुपी हुई चीज में क्या काम कर रहा है, जैसे समंदर में एक जहाज काम किया करता है, वो रेगिस्तान रूपी समंदर में वहां कैमल है वो एक शिप का काम कर रहा है। तो ये सीधा सीधा अपन को मेटाफोरिकल चीज दिख जाती है। मगर अब इस मेटाफर में कुछ एक समस्याएं हैं, इसके अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती है मेटाफर की। वो कैटेगरीज क्या है, यही अपना एक स्टेटमेंट आगे दिखेगा अपन को। जैसे अपन ने समझा कि इंप्लिसिट मेटाफर, हम मेटाफर में पढ़ के आए हैं टेनर और व्हीकल। कई बार क्या होता है, जो व्हीकल है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो छुपा हुआ खुद ही बैठा रहता है, वो भी ढूंढना पड़ता है, लिटरल मीनिंग तो बाद में आता है, तो उसे इंप्लिसिट मेटाफर कहते हैं। जैसे ही रोड इन ए बैटल, वो एक लड़ाई में दहाड़ा। अब दहाड़ने का काम किसका है, ही क्या है, ये टेनर है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है किसी लड़ाई में दहाड़ता है, अब ये व्हीकल तो है मगर ये छुपा हुआ है। दहाड़ेगा कौन, शेर दहाड़ता है। तो रोर का मतलब यहां लायन से है, इन ए बैटल। और इसको गहरा करके देखें, वो दहाड़ा मतलब उसने कोई बहादुरी दिखाई। तो पीछे सेंटेंस में अपन को ही इज ए लायन में सीधा दिख गया उसकी बहादुरी के बारे में। इस बार तो इस व्हीकल को भी रोर से छुपा दिया गया है, दहाड़ने से छुपा दिया गया है। तो ये अंतर एकदम छिपा हुआ निहित है किसी चीज के अंदर, इसको खोजा गया है। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, ही ग्रोल्ड एंग्रीली, वो गरजा गुस्से से। अब गरजना ये काम भी इंसान का तो नहीं है, जानवर का ही है। तो ये भी व्हीकल है, इस व्हीकल को भी छुपाया गया था कहीं ना कहीं, ये भी छुपा हुआ है। ही सब्जेक्ट था इसका और ये व्हीकल क्या है, छुपा हुआ है और गुस्से से गरज रही है कोई चीज, मतलब एक दहाड़ रही है, ग्रोल कर रही है, एक जानवर की हिसाब से किसी चीज को दिखाई गई है। तो इंसानी फितरत में नहीं है ये चीज। तो इस व्हीकल को भी खोजा गया, छुपा हुआ था। जैसे लायन को भी कहीं ना कहीं खोजा गया है, छुपा, उसकी दहाड़ से लायन तक पहुंचे हैं अपन। तो यहां व्हीकल भी छुपा हुआ होता है। अब इसी मेटाफर का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं मिक्स्ड मेटाफर। उसी मिक्स्ड मेटाफर के बारे में पूछा गया था। अब वो सवाल देखते हैं। मिक्स्ड मेटाफर के बारे में यह कहा गया था, मिक्स्ड मेटाफर यूजेस डिफरेंट इमेजेस।
ये यहां ये भी कह सकता था कि मिक्स्ड मेटाफर यूजेस डिफरेंट व्हीकल्स, व्हीकल के बारे में बता सकता था जिससे अब तुलना करी जा रही है, या यहां इसने सीधा ही लिख दिया इमेजेस। अब देखिएगा कि मिक्स्ड मेटाफर डिफरेंट इमेजेस कैसे यूज करता है। मिक्स्ड मेटाफर की खास बात ये होती है वो डिफरेंट इमेजेस तो यूज कर लेता है, अलग अलग व्हीकल भी यूज कर लेता है, फिर वो सेंटेंस है वो इलॉजिकल लगता है। जैसे कैसे, ही इज ए लायन, एक कंपैरिजन तो ये देख लिया शेर का या फिर इससे कहें बहादुरी का, एक इमेज तो ये बन गई, उसे शेर से कंपेयर कर दिया, ही को टेनर को ये व्हीकल दिख गया अपन को। दूसरा देखना, हु सेल थ्रू द स्ट्रॉम ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के भंवर में से सेल कर गया। अब सेलिंग काम किसका है, समंदर में सेल कौन करती है, शिप करती है। एक इमेज शिप की दे दी। इन द स्ट्रॉम ऑफ लाइफ, जिंदगी के तूफान में, ये भी समंदर में उठने वाले तूफान से ही जिंदगी के तूफान को बता दिया। तो कितने सारे यहां चीजों को एक तरह से उपमान कितने सारे दिखाए जा रहे हैं, कितनी सारी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है, सेल का यहां शिप से, तो ही से ही चीजें जुड़ती जा रही हैं। पर ये सेंटेंस वैसे देखें तो कोई एग्जैक्ट कोई बोलने वाला होगा इलॉजिकल लगेगा, ये तो अपन सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। लिटरेरी ऐसे कोई एग्जांपल होते हैं वहां इलॉजिकल सेंस पैदा होता है उनसे। ये तो दिन रात अपन इस सेंटेंस को तो देखते हैं तो ये इतना अजीब नहीं लगता, मगर बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे मेटाफर एक जगह आ जाते हैं, उन्हें मिक्स्ड मेटाफर कहते हैं। बहुत सारी इमेजेस इलॉजिकल सेंस पैदा कर देती, तो ये मिक्स्ड मेटाफर वाली चीज थी जो अपन को दिख रही है पीछे सेंटेंस में। यानी कि दो चीजें यहां साफ जाहिर हैं। दो क्या है, एक तो ये है मिक्स्ड मेटाफर है, वो डिफरेंट इमेजेस को यूज कर रहा है, ये भी बात सही है यहां पे। तो अपने पास ए और डी चीजें अपन को मिल चुकी हैं, अब बचता है ए और ई मिल चुकी हैं, ई बचता है। मैंने कहा था सारे ये चीजें वैसे तो अपने पास एक किताब एम एच अब्राम से होने वाली है। कैनिंग है वो एम एच अब्राम में भी उसका जिक्र है, और रूटलेज के अंदर भी, रूटलेज को जब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली किताब को, वहां भी जब ओल्ड इंग्लिश का जिक्र चलता है तो वहां राइटिंग स्टाइल कैसी थी, वहां कंपाउंड वर्ड्स का यूज किया जाता था किसी एक चीज को बताने के लिए। जैसे यहां कैनिंग के लिए कहा गया डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन ओल्ड जर्मेनिक पोइट्री। ओल्ड जर्मेनिक पोइट्री क्या है, जब अपन पढ़ते हैं कि अंग्रेजी भाषा है वो एक जर्मेनिक लैंग्वेज का ही हिस्सा है। अंग्रेजी, ये इंग्लैंड मान लो एक कस्बा था, यहां पे जर्मेनिक ट्राइब्स के अटैक हुए, लैटिन यहां की भाषा थी, धीरे धीरे उस लैटिन के साथ दूसरी लैंग्वेज जैसे जुड़ती गई, जर्मनी के कबीलों ने भी किया, सबसे ज्यादा हिस्सा फिर इंग्लिश का इन्फ्लुएंस होता है उन जर्मेनिक ट्राइब्स की भाषा से, तो जर्मेनिक से ही अंग्रेजी को निकला हुआ माना जाता है। तो पुरानी अंग्रेजी में जो कविताएं लिखी गई थी, ये मान सकते हैं चौसर से भी बहुत पहले, बियोवॉल्फ और अपन ये सब पढ़ते हैं जो पुरानी कविताएं, वहां कैनिंग का जिक्र मिलता है, यानी कंपाउंड वर्ड्स मिलते हैं। और जैसा अपन हर बार देखते हैं भाषा कठिन से सरल जाती है, धीरे धीरे इन कंपाउंड वर्ड्स को तोड़ा गया और आसान बनाया गया। जैसे कंपाउंड वर्ड्स कैसे, जैसे ये कहा जाए बैटल स्वेट, युद्ध का पसीना, तो वो क्या होगा, युद्ध में पसीने से किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया, ब्लड को किया गया। जैसे वेल रोड का रेफरेंस है समंदर से। जैसे एक और चीज देखें, कैंडल डार्क, यहां तारों वाली रात, या उससे उस सेंस में अपन चीज समझ रहे हैं। तो दो चीजें कंपाउंड दिखाई गई हैं क्योंकि भाषा उस वक्त पुरानी थी, उन लोगों के पास किसी सीधी सी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द ही नहीं थे। अब उन्हें पता ही नहीं था कि क्या इस चीज को ब्लड कहा जाए या क्या कहा जाए। जो अपने
रगों में दौड़ रहा है, उसे एक्चुअल उसे टर्म क्या दिया जाए। तो उस वक्त जो पुरानी लैंग्वेज थी उसके अंदर इन कंपाउंड का यूज किया जाता था। जब जब इंसान के पास भाषा होती नहीं है तो वो करता क्या है, बहुत सारे लंबे सेंटेंसेस का यूज करता है। क्यों? उसके पास पिन पॉइंट करने के लिए चीजें नहीं है। तो ऐसा ही कैनिंग के साथ ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेज या पोइट्री के अंदर ऐसा दिखाया गया था। ये स्टेटमेंट भी अपने पास सही है। इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट भी, कैनिंग डिस्क्रिप्टिव फ्रेज इन ओल्ड जर्मेनिक पोइट्री, ये बात भी ठीक है। समस्या क्या है? स्कैंशन, इस चीज के साथ समस्या है, स्कैंशन। अब ये स्कैंशन यहां लिखा है मींस थीम एनालिसिस। स्कैंशन का मतलब यहां बताया गया थीमेटिक एनालिसिस किसी चीज का। स्कैंशन होता क्या है? कविता में स्कैंशन से मतलब है कविता के मीटर को पहचानना, कविता की रिदम या कहें उसकी राइम। कविता में जब भी अपन उसके तुक को पहचानते हैं, उसकी तुकबंदी को पहचानते हैं, उसके मीटर को पहचानते हैं, ये पहले अपन देख चुके हैं कि राइम है, किसी भी चीज की रिदम है या राइम है, वो अपन इस तरह से वर्टिकल देखते हैं, और मीटर जब किसी चीज का देखते हैं हॉरिजॉन्टल देखते हैं। यानी से अपन ऐसे पढ़ के आए थे कि किसी भी चीज को आपकी बहर क्या है, किसी शब्द में वजन कितना है, उसको अपन वर्टिकल नापते हैं। पीछे अपन सोनेट का जब जिक्र कर रहे थे इसके बारे में बात करी थी। तो थीम का एनालिसिस है, वो स्कैंशन नहीं है। तो इस तरीके से अपना एक क्वेश्चन था, उसको अपन ने जिक्र किया। ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पस भी ये था कि इसकी आसपास की चीज भी आप पढ़ें। ये जो बुक है उसके एक ही पेजेस से सारे स्टेटमेंट उठाए गए हैं, तो वो किताब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी जरूरी बात है। अब अपन आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। यहां जो लगभग क्वेश्चन लिए गए हैं ये जैकोबियन एज से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रेड 2 का स्टूडेंट हो, ग्रेड 1 का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की जो भी तैयारी कर रहा हो। कई बार इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं उनके तो डीप में क्वेश्चन अपन जनरली देखते हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है माइनर प्ले राइट हैं, उनको चाहे आप डीप में मत ना पढ़ें, मगर कम से कम उनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है। उनकी पूरी समरी ना ध्यान रहे, मगर जो इनिशियल पार्ट है उसकी समरी का, या तो उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, या एक या दो कैरेक्टर जो इनिशियल अपन को दिख रहे हैं, या फिर कौन सी एज का है, या फिर उसके किसने उसे लिखा है, ये 3-4 चीजें उसके बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब ये जितने भी यहां प्ले और राइटर का जिक्र दिया है, ये जैकोबियन एज की जो मेन कंसर्न है उसी से रिलेटेड उठाए गए हैं। मेन कंसर्न क्या थी जैकोबियन एज में? जैसे पहले तो अपन ये समझते हैं, अपन जब रेनेसॉ पढ़ते हैं, रेनेसॉ, तो रेनेसॉ के अंदर अलग अलग पीरियड्स पढ़ रहे हैं। एलिजाबेथन भी पढ़ रहे हैं, फिर जैकोबियन भी पढ़ रहे हैं, फिर कैरोलाइन भी पढ़ रहे हैं, फिर कॉमनवेल्थ भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग हैं। तो उसी के अंदर एक जैकोबियन पीरियड का जिक्र आता है। इस जैकोबियन की क्या खास बात थी? 1630 से लेके लगभग 1625 तक अपन ये 1603 से 1625 तक ये पीरियड दिख रहा है अपन को। इस पीरियड की खास बात ये थी कि यहां स्टुअर्ट डायनेस्टी की शुरुआत थी। स्टुअर्ट डायनेस्टी, स्टुअर्ट डायनेस्टी जो ट्यूडर के बाद आती है। ट्यूडर की लास्ट जो क्वीन थी वो एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ का कोई लीगल आयर नहीं था। एलिजाबेथ को के बाद कोई गद्दी पे बैठने के लिए उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो नहीं था तो अपने वो कजन है उनके, जेम्स 4th ऑफ स्कॉटलैंड थे, उन्हें बुलाया जाता है इंग्लैंड के अंदर। अब जेम्स द 4th थे, उनको जेम्स को फ्रांस में जैकोबस बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब, तो उसी से जैकोबियन नाम पड़ गया। तो इस एज की खास बात क्या थी, वो एक देखने वाली चीज है।
इस एज में मॉरलिटी डिक्लाइन पे थी। मॉरलिटी थी, मॉरलिटी डिक्लाइन कर रही थी। मॉरलिटी डिक्लाइन इसलिए कर रही थी, यही एज है 1600 के बाद, कॉलोनियल पावर है, उसमें ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, शहरों की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो अलग तरीके की कॉमेडी भी बन रही है। यही एज है मॉरलिटी डिक्लाइन होने के बाद जो थॉमस किड ने रिवेंज ट्रेजेडी शुरू करी थी, यहां ट्रेजेडीज हैं वो डार्कर दिख रही हैं, रिवेंज ज्यादा दिख रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा, बदले और इन सब की भावना भी ज्यादा बढ़ेगी, वो समाज में दिख रहा है, लिटरेचर में भी दिख रहा है। तीसरी बात यहां खास क्या थी, यहां वॉर ऑफ थिएटर भी देखने को मिल रहा है, राइटर आपस में लड़ रहे हैं। यहां जो इंग्लैंड के बिशप हैं, जो चर्च अथॉरिटी है, उसने सैटायर पे बैन लगा दिया था। इस वक्त जब सैटायर पे बैन लगा दिया तो लोग क्या करने लगे, अपने प्लेज में जो लिखने के ऊपर जो सैटेरिकल चीजें थी उन पे जब बैन हो रहा है 1599 में, ऐसा ही बैन आपको रेस्टोरेशन में भी मिलेगा आगे आने वाली एज में। बैन लग गया तो लोग प्लेज के थ्रू एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, और वो भी मारकाट करने की हद तक अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज करने लग गए। तो एक तरह से वॉर ऑफ थिएटर भी यहां देखने को मिल रहा है। यहां मोरालिटी का डिक्लाइन भी अपन को देखने को मिल रहा है। यहां एक खास बात, सिटी कॉमेडी भी देखने को मिल रही है, सिटी कॉमेडी, और उसके साथ इसी सिटी कॉमेडी का कहीं ना कहीं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और इस तरह की कॉमेडी भी इसी के अंदर अपन इंक्लूड करके पढ़ सकते हैं। सिटी कॉमेडी, जब लोग पैसा आने के बाद शहरों की तरफ शिफ्ट हुए तो वहां कल्चर कैसा था, वहां जो लोगों जो मैरिड लाइफ थी वो कैसे थी, तो उस पर कुछ एक क्रिटिकल चीजें लिखी गई थी। तो इसी जैकोबियन से ये जितने भी प्ले हैं उनमें उसी तरीके की बात करी गई है। जैसे आपको सिंथियाज रिवल्स नाम से प्ले, ये बेन जॉनसन ने लिखा था, और बेन जॉनसन इसी वॉर ऑफ थिएटर को इस प्ले के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां कहने का मतलब है इन थीम्स को भी आपको साथ साथ देखना जरूरी है। इन थीम्स के साथ साथ आपको यह भी नजर रखनी जरूरी है कि रिवेंज के लिए कौन कौन से वर्क लिखे गए, वॉर ऑफ थिएटर में कौन कौन से पोएट्स थे या प्ले राइट थे वो इंक्लूडेड थे, मार्स्टन भी थे, जॉनसन भी थे, डेकर भी थे, इनको भी ध्यान रखना है। सिटी कॉमेडी कौन कौन से लिखी गई थी उसको भी ध्यान रखना है। जैसे यहां सिटी कॉमेडी का जिक्र है, शू मेकर्स हॉलीडे, ये डेकर ने लिखी थी, यहां आपको ऑप्शन दिखेगा थॉमस डेकर, तो डी है इसके अंदर, ऑप्शन 3 दिख रहा है अपन को, ए है उसके अंदर, बी दिख रहा है जॉनसन की। फिर ब्योमंट एंड फ्लेचर का है द मेड्स ट्रेजेडी नाम से। तो ये प्ले तो इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है ये जरूरी है, इसके आसपास की चीज भी आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप आगे की कोई तैयारी करने की सोच रहे हैं तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एग्जाम के अंदर आजकल जो लिटरेचर के एस्पेक्ट से चीजें क्या है, बढ़ा के कुछ एक चीजें पूछी भी जा रही है, तो उसके लिए चीज इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ये चीज सामने निकल के आ रही है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है अपना वो है मैच द कॉलम। पिजिन क्या है, क्रियोल क्या है, आइडियोलेक्ट क्या है और रजिस्टर क्या है, इन सबको देखते हैं, इनके बारे में क्या बात है, सबसे क्या चीजें अपन को पता चल रही हैं पिजिन और क्रियोल के बारे में। देखिए पिजिन क्या है, पिजिन ये चाइनीज भाषा का शब्द है, और ये बिजनेस, चाइनीज हैं, बिजनेस को पिजिन बोला करते थे, तो पिजिन, बिजनेस को ही पिजिन कहा है चाइनीज लैंग्वेज में। अब इसके ऊपर पिजिन और क्रियोल के ऊपर अपन ने एक क्लास कर रखी है सबसे पहले, ग्रेड 1 के हिसाब से ही, उसे आप देख सकते हैं। पिजिन एक टेम्परेरी लैंग्वेज हुआ करती है, जिसका ग्रामर है तो सही मगर डेवलप नहीं हुआ है, ये कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं। ये किस तरह की लैंग्वेज है, जैसे सपोज कोई पुर्तगाली है, कोई पोर्चुगीज है, वो किसी कैरेबियन आइलैंड के इंसान से मिलता है, और वो मिले क्यों है, बिजनेस पर्पस के हिसाब से। अब दोनों की नेटिव लैंग्वेज अलग है, एक की पुर्तगाली है और एक की कोई दूसरी लैंग्वेज है। अब इन दोनों की जब भाषाएं अलग है, वो संवाद कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस है, मार्केट है, वो सरवाइव करने के लिए, आपके सिविलाइजेशन के लिए, जिंदगी के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल दोनों कुछ एक शब्द एक दूसरे से उधार लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक लैंग्वेज बनती है नो कैन, सीधा सा मान लो ये कहा जाए नो कैन,
इसका मतलब एक वेल डेवलप्ड लैंग्वेज के अंदर तो ये है आई कैन नॉट या आई कांट डू या आई कैन नॉट डू। मगर जो जब लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई है तो इसी से काम चल रहा है। कुछ वक्त के बाद इसी पिजन को जो बोलने चालने वाले हैं वो क्या करेंगे, एक वक्त के बाद वहीं रहने लगेंगे, उनकी पीढ़ियां गुजरेंगी, वहीं गुजर बसर करेंगे, तब ये भाषा नेटिवाइज नेचुरल बन जाएगी। इसकी ग्रामर भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी, उनके बच्चे भाषा बोलने लगेंगे, उसमें लिटरेचर भी लिखा जाएगा, उसमें ग्रामर भी होगी, उसकी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी भी होगी, तब ये क्रियोल बन जाएगी। तो क्रियोल बनने के लिए पहली प्रोसेस पिजिन का होना जरूरी है, मगर पिजिन के लिए क्रियोल का होना जरूरी नहीं है। ये पिजिन और क्रियोल का, तो पिजिन क्या है, एक टेम्परेरी जबान है। क्रियोल क्या है, एक स्टेबल लैंग्वेज है जिसका अपना व्याकरण है, सब चीजें। व्याकरण ऊपर वाली में भी है नहीं है, बिल्कुल ही है, मगर उसकी बहुत ज्यादा समझ अभी पैदा नहीं हुई है। ऐसे ही आइडियोलेक्ट नाम से चीज है, इसे क्या कहा गया है, पर्सनल वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को अपने तरीके से कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे किसी टीचर ने ये कहा कि दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, कोई चीज एक्सप्लेन करी गई है, इस पॉइंट को नोट किया जाए, राइट इट डाउन, ये कहा। स्टूडेंट ने इसे पलट के कहा दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब बात एक ही दोनों कर रहे हैं, मगर उनके आपस में चर्चा करने की वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज है वो अलग है। और ये वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज सोसाइटीज की भी हो सकती है, जिस कल्चर से आते हैं उसकी भी हो सकती है। एक अंग्रेजी भाषा है, उसको भी अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। अगला टर्म है रजिस्टर। क्या है ये रजिस्टर? वर्ड से मतलब है लेवल। ठीक है, लेवल कैसे? लेवल से मतलब है ये जो हारमोनियम और वो उसके बारे में जो अपन सुनते हैं तो उसमें अपन देखते हैं उसमें रजिस्टर्स हुआ करते हैं। ताल को, लय को बांधने के लिए, स्वर को ऊंचा नीचा करने के लिए उन्हें कसा जाता है या उन्हें ढीला किया जाता है, तो उन्हें रजिस्टर्स कहा जाता है। लेवल के लिए जो सुर है, उनकी आवाज है, उसको ऊंचा नीचा रखने के लिए, उसी हिसाब से इसका नाम रजिस्टर पड़ा है। अब रजिस्टर क्या है? किस सोसाइटी में हैं आप किससे बात कर रहे हैं, कौन लोगों से आप टच में आ रहे हैं, तो आपकी लैंग्वेज भी वैसे ही बदलती जाती। कैसे? जैसे फॉर्मल रजिस्टर होता है, एक आपकी अथॉरिटी होती है, कोई एक नीचे कोई आप अथॉरिटी को आप कोई अथॉरिटी आप पे दबाव बनाए काम करवाती है, उस वक्त आपकी लैंग्वेज कैसी है? जैसे आप टीचर से पूछें मे आई कम इन क्लास, उससे बात करेंगे कि मैं क्लास में आ जाऊं, मे का यूज कर रहे हैं, पोलाइट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसे ही आप अपने साथ वाले से बात करें तो वहां पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मल के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं अपन एक औपचारिक तरीका दिखा रहे हैं, ये रजिस्टर है एक तरीके का। इनफॉर्मल में आप दो दोस्त आपस में बात करते हैं, इनफॉर्मल, वो एक इनफॉर्मल तरीके की बातचीत हो गई। इंटीमेट क्या है? किसी से आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, उससे आप जब संवाद करते हैं तो आपकी लैंग्वेज का लेवल अलग अलग होता है, अलग तरीके से आपकी बात करने का तरीका होता है। वैसे ही फ्रोजन क्या है? फ्रोजन रजिस्टर क्या है? फ्रोजन के अंदर अपन देखते हैं जैसे कोर्ट की लैंग्वेज है, एक फिक्स पैटर्न है, एक तरीका है बात करने का। जैसे आप जा रहे हैं, कोर्ट में हैं, तो माय लॉर्ड से चीज को कह के आप जज साहब को बोलते हैं, या कोई लॉयर है वो बोलता है डायरेक्ट, आप तो बात ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि कोर्ट की भाषा वो फिक्स कर दिया गया, उसका रजिस्टर फिक्स है। एक कंसल्टेटिव रजिस्टर है, किसी आप डॉक्टर से जब पूछते हैं, किसी से कंसल्ट करते हैं, तो आपकी भाषा का तरीका क्या है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं हमने जो 3 क्वेश्चन करे हैं उनके आसपास की चीजें क्या है, लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी 4 चीजें अपन को दिखी थी, वही चीज इस क्वेश्चन में अपन समझें तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है। पिजिन क्या है? पिजिन कॉन्टेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस, एक कॉन्टेक्ट भाषा है जो नेटिवाइज नहीं हुई है, जो एक तरीके से उसे पूरी परंपरागत तरीके से बोला जाने शुरू नहीं किया, वो आपस में 2 इंसान मिल रहे हैं जिनकी नेटिव लैंग्वेज अलग अलग, वो बात कर रहे हैं। वैसे ही क्रियोल क्या है? कॉलोनियल पीपल एंड लैंग्वेज टर्म, 2 अलग अलग देशों के लोग आए, कॉलोनी बनाई, वहां
उनके बच्चे भी वहां रहने लगे और जिनको कॉलोनाइज किया उनके बच्चे भी रहने लगे, दोनों आपस तक कई सदियों सालों तक रहे, उनके जो आगे की जनरेशन आई वो भी वहां रहने लगी और उन्होंने ग्रामर की वेल स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज डेवलप कर ली, आपस में दो नेटिव लैंग्वेज को मिला के वो क्रियोल है। इडियोलेक्ट क्या बताया गया है यहां? पर्सनल लैंग्वेज ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भाषा किसी भी इंसान की। तो इस तरीके से अपन ने इन 3 क्वेश्चन को डील किया। ये क्वेश्चन एक आध दिन पहले मैंने भेजे थे। अब अपन जब भी क्वेश्चन भेजेंगे तो मेरी कोशिश ये है रहेगी, और कोशिश ही नहीं कि मैं यही ध्यान रखेंगे कि उनको समझाया जरूर जाए, ना ही सिर्फ भेजा जाए। तो आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।